हाय दोस्तों, आज जो है हम लोग पॉलिटिकल क्लास का दूसरा भाग को लेके आए हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जो पहले पढ़े हैं उसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान के बारे में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इधर देखिए। तो आपको ये समझना है कि कुल संविधान में कुल भाग कितना है। ठीक है, तो कुल भाग आपके पास कितना है, 22 है। अगर आपसे पूछता है कि अनुच्छेद कितना है कुल भारत संविधान में, तो आप बोलिएगा 395। अगर आपसे पूछती है कि अनुसूचियाँ कितनी हैं, ठीक है, तो आप बताइएगा टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। ये तीन आप अगर याद कर लेते हैं तो कम से कम यहाँ से 1 नंबर आपका फाइनल। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज़ है कि हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे। ठीक है, और भाग 1 में क्या लिखा हुआ, संघ और राज्य क्षेत्र। अब संघ का मतलब क्या होता है और राज्य का मतलब क्या होता है। तो संघ का मतलब आप 3 चीज़ से इसको डिनोट कर सकते हैं। एक संघ, एक इसको हम लोग केंद्र बोल सकते हैं, या हम लोग इसको देश बोल सकते हैं। ठीक है, अब भारत का सीमा जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक है। मान लीजिए कि भारत का सीमा, अब अगर हम नॉर्थ में देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु, पूर्व में देखें अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में देखें तो गुजरात। तो लेकर कहाँ से लेकर कहाँ तक है, अगर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि मान लीजिए कि भारत कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो आप भाग 1 को देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, मान लीजिए बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं या पश्चिम बंगाल में रहते हैं, तो हमारा राज्य का सीमा कहाँ से लेकर कहाँ तक है, इसके बारे में भी जानकारी आपको कहाँ मिल जाता है, तो भाग 1 में मिल जाता है। ठीक है, और भाग 1 जब पढ़ते हैं तो इसमें कुल अनुच्छेद जो है 1 से लेकर 4 तक। अब अनुच्छेद 1 क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। देखिए संघ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड डाले हैं जिसका नाम है यूनियन। आप कभी भी हिंदी में टिक नहीं मार दीजिएगा कि भारत राज्यों का क्या है, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है तो आप मार दिए संघ। तो संघ का मतलब फेडरेशन भी होता है और संघ का मतलब यूनियन भी होता है, फिर आपका गलती हो जाएगा। तो पहले समझना है कि को फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है और यूनियन क्या होता है। तो को फेडरेशन उसे कहते हैं। ठीक है, कोऑपरेशन किसे कहते हैं, जैसे प्राचीन काल में क्या होता है, बहुत सारे देश मिलकर, बहुत सारे राज्य मिलकर या बहुत सारे देश मिलकर एक देश का निर्माण करता था, और उसको जब मन होता था तब वो क्या कर देता था, छोड़ देता था। ठीक है, उसको क्या कहते थे, कोऑपरेशन कहते हैं। और फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि फेडरेशन का मतलब होता है संघ। अब इसमें क्या हुआ, कुछ देश मिलकर मान लो एग्रीमेंट किया। ठीक है, और एग्रीमेंट करके 4, 5, 10 देश मिलकर एक देश का निर्माण किया। ऐसा अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो ऐसा एग्जाम्पल आप सोवियत संघ का देख सकते हैं कि सोवियत संघ में जो है टोटल 15 देश था। कितना देश था, टोटल 15 देश था। और 15 देश जो बना था वो एग्रीमेंट के तौर पे बना था, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उससे अलग अलग होते चला गया, और आज जो है सोवियत संघ से अलग अलग देश बना है। तो आप सोवियत संघ को आज रूस देखते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो सब देख रहे हैं ये एक समय में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। तो ये एग्रीमेंट बना के जुड़ता है, और एग्रीमेंट जब चाहेगा वो तोड़ के अलग हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फेडरेशन कहते हैं। अब तीसरा आता है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी राज्य भारत से अगर जुड़ जाता है तो भारत से अलग नहीं हो सकता है, इसका मतलब होता है यूनियन। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि भाग 1 में दिखाया है कि संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या कह रहा है, भारत राज्यों का संघ होगा मतलब यूनियन होगा। अब अनुच्छेद 2 में क्या कहता है कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकता है। अगर कोई भी विदेश का देश या राज्य है जो भारत में मिलना चाहता है उसको हम लोग मिला सकते हैं, आर्टिकल कितना के तहत, 2 के तहत। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 16 मई 1975 को, ठीक है, हम लोग क्या किए, सिक्किम को भारत में क्या किए, मिला लिए। तो सिक्किम को जो भारत में मिलाए हम लोग कौन सा आर्टिकल के तहत मिलाए, आर्टिकल 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत मिलाए। अब तीसरा देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकता है। संसद अगर चाहेगा तो वर्तमान राज्य में सीमा में हो, नाम में हो, बदलाव कर सकता है। ऐसा एग्जाम्पल आपको बहुत सारा मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यूपी में एक इलाहाबाद है, उसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो कर रहा है ये आर्टिकल 3 के तहत ही करता है। तो ये संसद के पास पावर होता है जो ये कर सकता है। और आर्टिकल 4 क्या कहता है कि राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। किस में बाध्य नहीं होगा, 2 और 3 में। अगर संसद 2 और 3 में कुछ भी करता है तो राष्ट्रपति जो है कभी भी बाधा नहीं बनेगा। ये आर्टिकल हमारा क्या कहता है, 4 कहता है।
तो ये हमारा क्या था, एक प्रकार का रिवीजन था, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्लास में बता चुके हैं। तो देखिए अब आगे देखते हैं कि भारत से जो है अफगानिस्तान अलग हुआ। तो भारत से अफगानिस्तान जो अलग हुआ वो कब हुआ, 1893 में भारत से अफगानिस्तान अलग हुआ। और जब भारत से अफगानिस्तान अलग हुआ तो वहाँ पे एक रेखा खींचा गया, डूरंड रेखा, ठीक है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जब अलग हो गया तो उस समय एक रेखा खींचा गया जिसका नाम था डूरंड रेखा। लेकिन जो वर्तमान में जो ये डूरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच ना होकर किसके किसके बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। उसके आगे देखिएगा कि भारत से बर्मा या म्यांमार, देखिए म्यांमार का जो प्राचीन नाम था वो बर्मा था और आधुनिक नाम क्या है, म्यांमार है। इसको भी अलग किया गया, कब अलग किया गया, 1935 में इसको अलग किया गया, ठीक है। अब बात आएगी कि भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, और जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो क्या क्या घटना घटित हुआ है उसको अब हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम लोग क्या किए कि रिवीजन कर लिए, ठीक है। तो आप देखिए कि भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ या आज़ाद हुआ, तो भारत से पाकिस्तान अलग जो हुआ वो 1947 में हुआ, मतलब 1927 में हुआ। और जब क्या हुआ, भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान में 13 को देशी रियासत चला गया, ठीक है। और भारत में जो है 552 को देशी रियासत रह गया, ठीक है। और 552 देशी रियासत में 549 ऐसा देशी रियासत था जो भारत में मिल गया, लेकिन 3 ऐसा देशी रियासत था जो नोटंकी कर रहा था और वो कह रहा था कि हमको भारत में नहीं रहना है, हमको पाकिस्तान में रहना है। अब मान लीजिए कि ये अगर भारत का नक्शा है, ठीक है, और भारत के नक्शा में अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है हैदराबाद, ठीक है। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है क्या, गुजरात में जूनागढ़, ठीक है। अब ये बताइए कि ये रहेगा यहाँ पे, लेकिन ये अपना जो देश मानेगा वो किसको मानेगा, पाकिस्तान को मानेगा, तो बड़ा तकलीफ होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 ऐसे क्षेत्र थे या राज्य थे जो भारत में नहीं मिलना चाह रहे थे, और वो कौन कौन है, तो पहला आपका हैदराबाद है, दूसरा आपका जूनागढ़ है और तीसरा आपका जम्मू कश्मीर है। तो देखिए इसमें कैसे इसको मिलाया गया, इसमें भागीदारी किसका रहा ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैदराबाद में। अब देखिए हैदराबाद को क्या किया गया कि हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। तो किसके तहत मिलाया गया, ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया, ठीक है। तो हैदराबाद का निजाम बोल रहा है कि हम लोग को भारत में नहीं मिलना है। तो क्या किया, उस समय हमारा जो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे वो क्या किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताएं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय क्या थे, होम मिनिस्टर थे। तो उसने क्या किया कि उसने वहाँ पे आर्मी को भेज दिया, और आर्मी को भेज के वहाँ पे एक ऑपरेशन पोलो चालू किया। तो वहाँ का जो निज़ाम था वो क्या किया कि यूएनओ में फ़ोन कर दिया, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे जो है क्या कर दिया है कि यहाँ पे आर्मी को भेज दिया है और जोर जबरदस्ती कर रहा है। तो फिर वहाँ से वो क्या किया, अंग्रेज जो है नेहरू जी को फ़ोन किए। तो नेहरू जी यहाँ पे बोले, फिर नेहरू जी जो थे वो फ़ोन किए किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उसको बोलने लगे तो क्या आपने क्या वहाँ पे आर्मी भेजा है। तो उसने बोला नहीं, हम लोग जो है आर्मी नहीं भेजे, हम लोग वहाँ पे पुलिस भेजे हैं। लेकिन वहाँ पे एक्चुअली में वो पुलिस नहीं था, वो था आर्मी, और वहाँ पे उसको लेके वहाँ पे ऑपरेशन पोलो चलाया, और ऑपरेशन पोलो चलाने के बाद हैदराबाद को क्या किया, भारत में मिला लिया गया, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा भागीदारी था वो व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है उस व्यक्ति का नाम, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भी 2 व्यक्ति उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए एक था जूनागढ़। अब जूनागढ़ जो है वो कहाँ पे है, तो वो गुजरात में है। तो जूनागढ़ में आबादी जो था वो हिंदू था, लेकिन वहाँ का जो राजा था वो मुसलमान था। और वहाँ का जो राजा था, वहाँ का राजा को क्या शौक था कि कुत्ता पालने का वो ज़्यादा शौक था। जब वो निकलता था बहुत सारा कुत्ता लेके निकलता था वो, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या किया, तो यहाँ पे ज़्यादा आबादी हिंदू का था लेकिन राजा मुसलमान था। तो दिमाग लगाया सरकार कि यहाँ पे जनमत संग्रह करवा दिया। अब जनमत संग्रह का मतलब होता है वोट करना, कि अगर वहाँ पे बोला गया कि अगर वोट ज़्यादा पाकिस्तान में पड़ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला देंगे। अगर वोट किस में, भारत की तरफ पड़ जाएगा तो भारत को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे ही जूनागढ़ को क्या करेंगे, हम लोग भारत में मिला लेंगे। तो याद रखिएगा कि जूनागढ़ को जो हम लोग मिलाएं वो जनमत संग्रह के तहत मिलाएं। और अगर हैदराबाद को देखेंगे तो हैदराबाद को हम लोग ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाएं। अब बात होता है जम्मू एंड कश्मीर का। तो जम्मू एंड कश्मीर को अगर आप देखिएगा तो जम्मू एंड कश्मीर का जो वहाँ का राजा था हरि सिंह, जो कि हिंदू था, और वहाँ का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था शेख अब्दुल्ला, ठीक है।
और जो है ये भी भारत में मिलना नहीं चाहता था। तो ये क्या हुआ कि इसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान क्या किया कि अपना आर्मी को भेज दिया। जब आर्मी देखा कि मतलब कि जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्रों को कब्जा कर लिया, तो क्या हुआ, जो राजा हरि सिंह थे वो हमारे पास आए, हमारे प्रधानमंत्री के पास आए और बोला कि आप जो है जम्मू कश्मीर को अपने भारत में मिला लीजिए। तो बोला कि हम कैसे मिलाएंगे, तो आप हमको कुछ प्रूफ दीजिए कि हमने आपको जबरदस्ती नहीं किया। तो उसमें क्या किया कि जो 26 अक्टूबर 1927 को था, भारत में विनय पत्र के माध्यम से हम लोग जम्मू कश्मीर को अपने भारत में मिला लिए। और जो उसका जो पाकिस्तान का आर्मी घुसा था, उसी प्रकार से हमारा आर्मी का जो सबसे बड़ा मतलब काम किया, उसका नाम है ब्रिगेडियर उस्मानी। उस्मानी क्या था, बहुत बड़ा ब्रिगेडियर था जो भारतीय सेना का पूरा प्रमुख को संभाला, और वहाँ पे संभालने के बाद जम्मू कश्मीर को हम लोग क्या किए, भारत में विलय कर लिए। जब आप स्पेशली जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में और क्या क्या घटना घटित हुआ था। ठीक है, जब इतना घटना घटित हो गया, जब ये तीनों को मिला लिए, तो भारत में 4 गो राज्य का निर्माण हुआ। अब वो क्या है उसको आप देखते हैं। ठीक है, अरे हो जा, तो देखेंगे कि जब भारत क्या हुआ, आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के बाद हम लोग क्या किए, जम्मू कश्मीर को, जूनागढ़ को और हैदराबाद को भारत में मिला लिए। हैदराबाद को मिलाए हम लोग ऑपरेशन पोलो के तहत, जूनागढ़ को मिलाए हम लोग जनमत संग्रह के तहत, और जो जम्मू कश्मीर था उसको हम लोग मिलाए विलय पत्र के तहत। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि आज़ादी के बाद भारत में 4 गो राज्य। अभी 4 राज्य का नाम, एक का नाम रख दिया राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी और राज्य डी। आज जो देख रहे हैं कि आपके देश में कितने राज्य, 28 राज्य हैं, तो ये इसी से टूट टूट के बना है। ठीक है, तो आप जो देख सकते हैं कि ए में 9 राज्य था, बी में 9 राज्य था, सी में 10 राज्य और डी में केंद्र शासित प्रदेश या यूटी था। तो देखिएगा कि ग्रुप ए जो था उसमें सीधा अंग्रेजों का कब्जा था, और बड़े बड़े राज्य इसमें जैसे पंजाब, बिहार, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, अगर ये सब देखते हैं तो ये सब कहीं ना कहीं क्या आता था, ग्रुप ए के तहत आता था, जिसमें सीधा कब्जा किसका था, अंग्रेजों का था। दूसरा ग्रुप था बी, इसमें भी 9 राज्य था, लेकिन यहाँ पे कब्जा, यहाँ पे कौन राज कर रहा था, देसी रियासत। अब देसी रियासत का मतलब एक नॉर्मल भाषा में समझे ना, तो अंग्रेजों का वफादार, मैंने अंग्रेज जो बोले वो करे। ठीक है, जैसे आप वहाँ पे देख सकते हैं जम्मू कश्मीर को, हैदराबाद को या जूनागढ़ को। तो यहाँ पे हमने लिखा भी कि देखिए हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एंड सतारा, ये जो था ग्रुप बी के अंतर्गत आता था, जो देसी रियासत का कब्जा था। और तीसरा ग्रुप है सी, इसमें 10 राज्य था, और इसमें क्या करता था कि कमिश्नरी स्टेट्स होता था। अब कमिश्नरी स्टेट्स का मतलब समझिए, अंग्रेज ऐसे ऐसे क्षेत्र को कब्जा करते थे जहाँ से सब कुछ का आना और जाने का काम, मतलब वहाँ से सब कुछ ले सकते हैं, जा सकता है। तो बड़े बड़े शहर जैसे क्या किया, जयपुर को कब्जा कर लिया, ठीक है, इंदौर को, भोपाल को, लखनऊ को, क्योंकि ये राजधानी था और कहीं ना कहीं यहाँ से सब चीज़ जाने का सुविधा आप लोग को मिल जाता था। तो अंग्रेज क्या किया कि ग्रुप सी को कमिश्नरी स्टेट बना दिया, जो बड़े बड़े स्टेट था। ठीक है, और यूटी में जो मान लीजिए कि आपका जो भी क्षेत्र है, जैसे दिल्ली का क्षेत्र हो गया, या आप बोल सकते हैं कि अंडमान निकोबार हो गया, वो क्षेत्र आता था। तो ये क्या हुआ कि जब आज़ादी के बाद हुआ, तो आज़ादी का 4 राज्य हुआ, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। अब देखिएगा क्या होता कि अब मान लीजिए कोई ग्रुप ए में कुछ अलग टाइप का नियम हो, ग्रुप बी में अलग टाइप का नियम हो, तो आने जाने में लोगों को दिक्कत हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि एक अब कहीं पे जा रहा तो कुछ कोई भाषा बोल रहा है, किसी में जा रहा तो कोई कुछ और भाषा बोल रहा है, तो हमें दिक्कत होने से क्या किया, एक आयोग का स्थापना किया। उस आयोग का नाम था एस.के. धर आयोग, और एस.के. धर आयोग का स्थापना जो हुआ वो 1948 में हुआ। इसका स्थापना क्यों हुआ कि राज्यों का गठन जो किया जाएगा भाषा के आधार पर ना करें। इससे पूछा गया, सरकार इससे पूछी, क्या हम लोग को हर एक राज्य को भाषा के आधार पर कोई भी राज्य घोषित कर दिया जाए। तो ये क्या किया, एस.के. समिति आयोग ने, एस.के. धर आयोग ने बोला कि ना, भाषा के आधार पर नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद समय बीतता चला गया, फिर एक समिति आया जिसका नाम है JVP। और JVP जो समिति था वो, उसमें इसका मतलब होता है, जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, भी का मतलब होता है वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब होता है पट्टभी सीतारामैया। ठीक है, ये ग्रुप बनाया 1948 में, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ना करें। ये भी क्या बोला कि भाषा के आधार पर कोई भी राज्य का गठन नहीं होगा, चाहे वो एस.के. धर आयोग हो या JVP आयोग। तो इसको देखते हुए क्या हुआ कि एक आदमी था जो भूख हड़ताल कर दिया।
और वो आदमी का नाम है पेट्टू श्री रामलू। ये क्या कर दिया कि हड़ताल कर दिया। और ये भाषा क्या था इसका, तो ये तेलुगु बोलता था। और ये कब किया, 1952 में वो हड़ताल कर दिया। 56 दिन तक वो क्या कंटिन्यू बिना पानी बिना खाए वो रहा और लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होती है तो आंध्र प्रदेश में क्या हो जाता है, बवाल हो जाता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में जब बवाल होता है तो इसको देखते हुए सरकार इसको अब क्या करे, सरकार मजबूर हो गई। तो सरकार ने इसको देखते हुए 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया, वो था आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला रास्ता क्यों था, इसके कारण में कहीं ना कहीं श्री रामलू का बहुत बड़ा हाथ था। एक देखिए नोट देखिए कि जब आप देखें कि जम्मू कश्मीर को या हैदराबाद को या जूनागढ़ को मिलाया, तो इसमें मिलाने का जो भागीदारी था वो सरदार भाई पटेल का था। लेकिन इसका साथ देने वाला 2 व्यक्ति था, एक का नाम है वीपी मेनन और एक का नाम है अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जिसके तहत ये तीनों मिलके क्या किया, कहीं ना कहीं जो है जूनागढ़ को, हैदराबाद को और जम्मू कश्मीर को मिलाया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एसके धर आयोग क्या कह रहा है कि भाषा के आधार पर गठन नहीं होगा। फिर जेबीपी समिति क्या कह रहा है कि भाषा के आधार पर गठन नहीं होगा। लेकिन लास्ट में रामलू जी हड़ताल करते हैं, मर जाते हैं और लास्ट में मजबूरन सरकार को आंध्र प्रदेश को पहला राज्य भाषा के आधार पर बनाना पड़ता है। जब ये सब घटना घटित हो जाती है तो अब देखिए क्या करती है सरकार, एक आयोग का स्थापना करता है जिसका नाम होगा फजल अली आयोग। उतार लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अभी क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर हम लोग राज्य बना दिए। ठीक है, तो अब अलग अलग राज्य में समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो उस समस्याओं को सुलझाने के लिए फिर से एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग का गठन 1953 में होता है। ठीक है, और इसमें टोटल जो कुल सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। और ये क्या करते हैं, पूरे मंथन वगैरह करते हैं, पूरा जानकारी लेते हैं और लास्ट में फजल अली आयोग जो है रिपोर्ट पेश करता है 1956 में। और ये कहता है कि नहीं, आप जो है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर सकते हैं, जब आंध्र प्रदेश का मामला हो गया तब। ठीक है, तो आयोग ने क्या किया, बोला कि आप भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण कर सकते हैं। और आयोग ने 14 को राज्य बना दिया और 6 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और आगे चल के अब यही देखेंगे, यही 14 राज्यों से या यही 6 केंद्र शासित प्रदेश से टूट के आज जो है बहुत सारे राज्य बन चुके हैं। ठीक है, आज देखते हैं बिहार को टूट के झारखंड बना दिया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ को टूट के कुछ बना दिया, उत्तर प्रदेश को तोड़ के कुछ बना दिया गया, मतलब कहीं ना कहीं तोड़ा तोड़ी हुआ। तो ये आप देख सकते हैं। तो फजल अली आयोग का गठन 1953 में होता है, 3 सदस्य होता है और इसका बिल पेश करता है 1956 में। और ये कहता है कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं और आप कुल राज्य बनाएगा 14 और केंद्र शासित प्रदेश बनेगा 6। ठीक है, और ये जो दर्जा दिया गया ये 1956 में संविधान का 7वां 1956 में संविधान का 7वां संविधान संशोधन के तहत दर्जा दिया गया। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। अब भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन क्या हुआ, अब तो क्या हुआ, बन गया, लेकिन अब एक बवाल इधर फिर उठ गया और वो बवाल था किसका, पेप्सू का। अब पेप्सू समझिए क्या है, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन राज्य। ठीक है, अब ये जब बवाल कर दिया तो अब सरकार ने क्या किया, एक और नया आयोग का गठन किया और उस नया आयोग का नाम रख दिया गया शाह आयोग का गठन। ठीक है, कब शाह आयोग का गठन किया गया, 1966 में। और पेप्सू का समस्या क्या था, तो पेप्सू का समस्या था वहाँ पे भाषा को लेकर था। अब पहला देखा जाए तो जहाँ पे हिंदी लोग बोल रहे थे ना, तो वहाँ का दिक्कत कर रहा था, जो पंजाबी बोल रहे पंजाबी दिक्कत कर रहा था। तो अब क्या किया कि शाह आयोग के तहत पंजाब में क्या किया कि जहाँ पे हिंदी बोला जाता था उस राज्य को बना दिया हरियाणा। जो क्षेत्र में पंजाबी बोला जाता था उस क्षेत्र को बना दिया पंजाब। और जिस क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में जिस क्षेत्र में पर्वत आ रहा था उस क्षेत्र को बना दिया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और जो विवादित क्षेत्र था पेप्सू को लेके जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को क्या कर दिया, चंडीगढ़ बना दिया, जो पंजाब और हरियाणा का राजधानी हो गया। और हिमाचल प्रदेश को 1970 में क्या किया, एक राज्य का दर्जा भी दे दिया गया। तो ये समस्याएं जो थी आपका क्या था, भाग 1 का अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था। तो आप लोग को शायद समझ में आया होगा। अगर इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।